guys, welcome back to Zeta Institute of Science, and I am here to teach you all chemistry. Friends, do you remember what we have studied in the last lecture? Yes, in the last lecture we have started with the chapter states of matter, that is based on gaseous and liquid state. In that, we have studied the differentiation between solid, liquid, and gaseous. Then, we have started with intermolecular forces, and two of intermolecular forces we have studied in that lecture. If you have not watched the lecture, you can get the link from the description box or from our channel Zeta Institute of Science. So, let's continue with today's topic, or let's move ahead. Students, now let's continue with our next topic, types of intermolecular force का third type, that is dipole induced dipole interaction. Okay, in this case what happens, जब polar molecules और non-polar molecules जो होते हैं वो दोनों अगर एक दूसरे के साथ आ रहे हैं तो एक टेम्परेरी डायपोल उनमें फॉर्म होता है. कैसे? अगर पोलर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल जाए तो सपोज H2O या फिर NH3 हमारा पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल मतलब हमारा बेंजीन. जब ये दोनों साथ में आएंगे तो ये लोग एक डायपोल प्रोड्यूस करेंगे, बट बीच में इंड्यूस भी हो जाएंगे. मतलब प्रॉपरली डायपोल फॉर्मेशन नहीं होगा, डायपोल फॉर्म होगा फिर रुक जाएंगे, उसके बाद फिर से इंड्यूस होगा, मतलब वो रुकना है, इंड्यूस्ड हो गए वो लोग, उसके बाद फिर से डायपोल फॉर्मेशन हो जाएगा. तो ऐसे क्या होता है, इंड्यूस्ड क्यों बीच में है, देखो डायपोल डायपोल है तो डायपोल डायपोल में अगर बीच में इंड्यूस आ रहा है मतलब जो डायपोल्स फॉर्म्ड है वो टेम्पररी है, लॉन्ग टर्म डायपोल्स नहीं है. ओके, डेल्टा प्लस और डेल्टा नेगेटिव जो फॉर्म हो रहे हैं वो टेम्पररी फॉर्मिंग है, प्रॉपर फॉर्मिंग नहीं है. राइट. सो अगर एक एग्जांपल हम अमोनिया का लेंगे तो अमोनिया एक प्रॉपर डायपोल है. राइट. अमोनिया स्टैंड्स फॉर NH3. राइट. तो क्या होता है, डेल्टा प्लस डेल्टा नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव परमानेंट होते हैं. राइट. बट बेंजीन दैट इज C6H6 उसमें जो ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है या फिर इसमें जो डायपोल होता है वो टोटली जीरो होता है. तो डेल्टा प्लस और बी है वो जीरो होता है इसमें. ओके. तो व्हाट हैपेंस, जब फोर्स इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है तो एक डायपोल इंड्यूस डायपोल करके एक इंटरैक्शन फॉर्म. सिंपली क्या है, जब ये दो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल साथ में आएंगे तो एक टेम्पररी डायपोल बनेगा जिसको हम डायपोल इंड्यूस डायपोल बनेंगे. ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है. पोलर मॉलिक्यूल का एक टाइप NH3 ले लो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल का बेंजीन ले लो. जब ये दोनों आपस में अट्रैक्शन होगा या फिर इनके बीच में जो फोर्स एक्ट होगा वो टेम्पररी होगा, इसकी वजह से हम उसको डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरैक्शन में. कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इस पार्ट में. ओके. डायपोल इंटरैक्शन में बस इतना ही कि पोलर मॉलिक्यूल आएंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल आएंगे, टेम्पररी डायपोल फॉर्म होगा जिसको हम डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरैक्शन बोलेंगे. ओके. नाउ मूविंग फर्दर ऑन द फोर्थ टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. मूविंग फर्दर ऑन द टॉपिक ऑफ लंडन फोर्सेस. नाउ वी विल चेक व्हाट इज एग्जैक्टली लंडन फोर्सेस. ये कहाँ से आया है, इसका क्या सीन है, सो वो चेक करते हैं. So this London forces is also called as London dispersion force. Why dispersion? I will let you know. Van der Waals force is also the name of London forces. In this, we are going to check with the molecules of non-polar. So basically यहाँ पे जो भी molecules consider होंगे वो non-polar होंगे. Best example for non-polar is benzene, that is C6H6. In this reaction, you will only come to see that dispersion हो रहा है, कुछ disperse हो रहा है. सुना होगा, something which is not seen. Why it is not seen? Because
नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में डायपोल इंड्यूस नहीं होता, जो डायपोल मोमेंट होता है वो टोटली ज़ीरो होता है। इसकी वजह से सिर्फ डिस्पर्शन फोर्स उसमें एक्ट करता है। ये बेसिकली लंडन फोर्स सबसे वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्स है। सो बिकॉज ये वीक है क्योंकि इसमें डायपोल वगैरह नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस का होल्डिंग नहीं है, तो चांसेस है कि यहाँ पे रिपल्शन का फोर्स जो है वो ज़्यादा होगा अट्रैक्शन के फोर्स से ज़्यादा। ओके, नाउ यू कैन ऑल्सो सी दैट जितना ये लंडन फोर्सेस को वैन डर वाल्स फोर्सेस क्यों बोलते हैं, बिकॉज दिस force was discovered by a German scientist and उस साइंटिस्ट ने इसको ये नाम दिया है, मीन्स या फिर साइंटिस्ट के बिहाफ में ये नाम दिया गया है। ओके, सो जो भी नोबल गैसेस होते हैं ना, उनमें ये वैन डर वाल्स फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। मीन्स जो भी हमारे हीलियम गैसेस है, मीथेन गैसेस है, नोबल गैसेस है, ये वाले जो भी गैसेस होते हैं ना, इसमें ये लंडन फोर्सेस एक्ट करता है। बेसिकली लंडन फोर्सेस इज फॉर गैसियस स्टेट। यहाँ पे लिक्विड स्टेट नहीं बोल रही हूँ मैं, बेंजीन लिक्विड स्टेट में आएगा, बट प्रॉपर अगर बोला जाए तो ये गैसियस स्टेट पे ज़्यादा होता है। क्यों गैसियस स्टेट पे ज़्यादा होता है? क्योंकि इसका एक पॉइंट है कि ये वीकेस्ट है। तो ये वीक कब होगा? जब मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा, राइट? एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस कौन से केस में ज़्यादा होता है? गैसियस के स्टेट में। रैंडम अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, स्पेसिंग ज़्यादा होती है, कंप्रेसिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। इसकी वजह से ये जो फोर्स है ना, सबसे ज़्यादा गैसियस स्टेट पे वर्क करता है। ओके, नाउ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू टर्म दैट इज़ polarizability. What actually is polarizability? Actually it is a measure to what, क्या मेजर करेंगे हम इससे? बेसिकली ये जो पोलराइजेबिलिटी है वो हमारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर के एटम्स को काउंट करता है, एंड उसके जो काउंट्स होते हैं उससे रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। बेसिकली अगर इलेक्ट्रॉन्स है किसी क्लाउड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, कुछ तो करंट पास होगा अगर इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं। सो जो वो काउंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का या फिर इलेक्ट्रॉन्स का उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड में, वो मेजर हम पोलराइजेबिलिटी करके बोलते हैं। मीन्स टोटली ये नाम है जिससे हम मेजर करते हैं वो चीज़ें। ओके, is it clear with you all? Now because of this or because of polarizability, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है नॉर्मल पेंटेन या फिर नॉर्मल अल्केन्स का, वो वैरी कर सकता है। सो दिस इन टर्न्स चेंज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फ्यू कंपाउंड्स और मेनी ऑफ द अल्केन्स। ओके, क्यों वैरी करता है? अगर वो लॉन्ग चेन होगी, स्ट्रेट चेन होगी, तो वो कम्पैक्ट कम होगी। कम्पैक्ट मतलब कम प्रेस्ड होगी, ओपन होगी, थोड़ा स्पेसिंग वाली होगी। बट जब वही स्ट्रक्चर को हम कॉम्पैक्ट कर देंगे, मीन्स ब्रांचेस ऐड कर देंगे लॉन्ग चेन में, तो वो थोड़ा कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी लॉन्ग चेन पे ब्रांच है तो उसको ब्रेक करने में ज़्यादा टाइम लगता है, राइट? बट स्ट्रेट चेन होगा तो उसको ब्रेक करने में टाइम नहीं लगता, राइट? तो ये पोलैरिटी या फिर लंडन फोर्सेस की वजह से क्या होता है? लंडन फोर्सेस की वजह से क्या हो रहा है? बॉइलिंग पॉइंट कम या ज़्यादा हो रहा है किसी भी एक कंपाउंड का। बेसिकली ब्रांच्ड हो तो फिर अल्केन्स में ही ये केस आता है। तो यहाँ पे जो भी लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर्स होंगे, बेसिकली अगर बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ब्रेकिंग में ज़्यादा जाता है बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट जो भी होता है। बट अगर सिंगल चेन में ही हम ब्रांचेस अटैच करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट वैरी हो जाएगा। एंड ये बॉइलिंग पॉइंट वैरी क्यों हो रहा है? दिस बिकॉज ऑफ द लंडन फोर्सेस या फिर वैन डर वाल्स फोर्सेस की वजह से, या फिर
उसके अंदर जो टर्म आया है पोलराइजेबिलिटी, उसकी वजह से। ओके, सो मेन टास्क ऑफ पोलराइजेबिलिटी इज़ वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, मेजर करता है, और उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट या फिर उनके ब्रेकिंग में जो वेरिएशंस होते हैं टेम्परेचर के, उसके ऊपर या फिर उसका काउंट रखता है। ओके, polarizability measures the electric field applied to an electron cloud, but it is having that ability to form a new molecule. मतलब पोलराइजेबिलिटी सिर्फ मेजर नहीं करता इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक क्लाउड का, बट एक एबिलिटी है, एक स्पेशल टैलेंट है उसके पास। कौन सा स्पेशल टैलेंट है? कि वो न्यू पोलर मॉलिक्यूल्स को जनरेट कर सकता। सो पोलर मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करना ये भी एक टास्क है पोलराइजेबिलिटी का, या फिर एक स्पेशल टाइप है पोलराइजेबिलिटी का। सो बेसिकली polarizability is the ability to form another molecule to become polar by redistributing its electrons. Obviously अगर कोई भी कंपाउंड को पोलर बनाना है या फिर कोई भी मॉलिक्यूल को पोलर बनाना है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को हम शफल करते हैं, राइट? तो कम ज़्यादा मीन्स डेल्टा प्लस डेल्टा नेगेटिव लाने के लिए हमें कुछ तो चेंजेस करने हैं, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा या तो इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। तो ये जो वर्क होता है वो भी कौन करता है? पोलराइजेबिलिटी। ओके, सो दिस इज द स्पेशल टास्क डन बाय द पोलराइजेबिलिटी। ओके, हमने डिस्कस किया कि बॉइलिंग पॉइंट वेरी होता है ब्रांच या फिर लॉन्ग चेन में, राइट? नाउ चेक विथ दिस पॉइंट, लंडन फोर्सेस आर मोर where the molecules are not compact. Means what? अगर बॉइलिंग पॉइंट वेरी तो होता है इसकी वजह से, ब्रांचेस हो या नहीं हो उसकी वजह से, बट लंडन फोर्सेस सबसे ज़्यादा वहाँ पे होते हैं जहाँ पे लॉन्ग चेन हो। तो अगर कोई भी नॉर्मल अल्केन है विदाउट एनी ब्रांच और विदाउट एन एडिशन ऑफ एनी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, तो उसमें जो फोर्स होगा लंडन फोर्स वो सबसे ज़्यादा होगा। ओके, क्योंकि लंडन फोर्सेस जितना सिंपल स्ट्रक्चर दोगे ना उतने सिंपल स्ट्रक्चर में ज़्यादा होते हैं, बट नॉन पोलर के केस में वो कम है। क्यों है? बिकॉज बेंजीन इज़ अ डबल बॉन्डेड और सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर, मतलब अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है बेंजीन में, राइट? तो इसकी वजह से उसमें जो फोर्स है वो कम है। बट अगर आप नॉर्मल अल्कीन का स्ट्रक्चर ले लोगे या फिर कोई भी, सपोज एज एन एग्जाम्पल हम नॉर्मल पेंटेन लेते हैं, तो पेंटेन का एक लॉन्ग चेन होता है, राइट? दैट इज C5H10, राइट? तो ये कार्बन का जो लॉन्ग चेन है इसमें फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। क्यों ज़्यादा हो जाएगा? क्योंकि इसमें कोई एडिशनल ब्रांचेस नहीं है, सिर्फ कार्बन है और कार्बन के साथ के हाइड्रोजन्स है। वो कार्बन के साथ के हाइड्रोजन्स क्यों है? क्योंकि कार्बन को तो अभी अपनी वैलेंसी कंप्लीट करनी है। सो बेसिकली अगर कोई भी नॉर्मल अल्केन है तो लंडन फोर्स उसमें ज़्यादा हो। ओके, आई होप यू ऑल आर क्लियर विथ लंडन फोर्सेस या फिर लंडन डिस्पर्शन फोर्स, वैन डर वाल्स फोर्स। सो इन एग्ज़ाम आपको इस चीज़ के ऊपर कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेगा। Maybe you can get a question that what is the other name for London forces, या फिर वैन डर वाल्स फोर्सेस कौन से फोर्स है, इसमें कौन सा फोर्स ज़्यादा एक्ट करता है? सो सिंपल आंसर है वैन डर वाल्स फोर्सेस में कौन सा फोर्स सबसे ज़्यादा होता है, या फिर सिर्फ वही फोर्स कौन सा होता है? डिस्पर्शन फोर्स। वो कैसा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है? सबसे वीकेस्ट है। ओके, एंड ये कहाँ एक्ट करता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। Continue with that topic, intermolecular force का last type, that is hydrogen bonding. So let's check what is hydrogen bonding. So dear students, this is the very special type of dipole-dipole bond. Why? Because this dipole-dipole bond is formed actually between the hydrogen atoms. So basically this is the best and the special type of bond in which hydrogen is bonded to a strongly electronegative atom or an atom which is having a lone pair of electrons.
सो बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन उसी कंपाउंड के साथ बॉन्ड करेगा, या तो वो ज़्यादा नेगेटिव हो या फिर उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज मीन लोन पेयर हो, एक इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का, 3 इलेक्ट्रॉन का, एनीथिंग कैन बी हैपन। सो हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग होती है स्टूडेंट्स, वो डायपोल डायपोल या फिर डिस्पोल बॉन्ड फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ओके, सो लेट्स स्टिक विद द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. The electrostatic force of attraction between positively polarized hydrogen atom of one molecule and a highly electronegative atom of other molecule is hydrogen bonding. I am repeating the definition, just listen it carefully, then I will explain you what actually it is. The electrostatic force of attraction between positively polarized hydrogen atom of one molecule and a highly electronegative atom of other molecule is called as hydrogen bonding. That means इसमें electrostatic force for sure होगा, right? As usual, इसमें एक polarized या फिर delta positive hydrogen होगा, means H plus will be working over here, that is delta positive for sure, and एक negative molecule होगा, that negative molecule can be as Cl, anything जो भी negative charge करता हो, means उसका delta negative हो. तो जो बॉन्ड डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव के बीच में बनेगा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन की वजह से, दैट बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन इन्वॉल्व है इसलिए हम उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोले. ओके, electronegative atoms only form this hydrogen bonding. That means जो भी इलेक्ट्रॉन्स जस्ट लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सारे स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मीन्स बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है. सो यही लोग ज़्यादा करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं. अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम डिनोट कैसे कर सकते हैं? बाय दिस डॉटेड स्ट्रक्चर्स वी डिनोट हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये जो स्ट्रक्चर्स हैं डॉटेड स्ट्रक्चर, इससे हम हाइड्रोजन एक्सप्रेस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल HCl की अगर बॉन्डिंग लेंगे तो हम जनरली HCl को ऐसे लेते हैं, राइट? बट अगर हमको उसके अंदर की बॉन्ड शो करने हैं तो वी आर गोइंग टू राइट इट लाइक F dotted Cl. This dotted part is showing us the hydrogen bond. ओके, सो HCl को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर, लेकिन जब हम इसका बॉन्ड शो करेंगे तो ये डॉटेड स्ट्रक्चर से शो करेंगे. दैट डॉटेड स्ट्रक्चर इज शोइंग एक्चुअली अस द हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है उसके बीच में. ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर सेम मॉलिक्यूल के साथ होती है तो वी कॉल्ड इट एज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ओके, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन से कंपाउंड्स के लिए होती है? जनरली वी नोट इट फॉर H2. क्यों? देखो H2O. सो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कैसे आ रहा है इसमें? देखो हाइड्रोजन 2 है, मीन्स सेम मॉलिक्यूल आ रहा है. सो बेसिकली H2O के स्ट्रक्चर में ऐसा स्ट्रक्चर होगा H डॉट 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 H. आई एम नॉट शोइंग यू योर द एंगल्स, बट मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है. दैट मीन्स 2 सेम मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, एंड दिस phenomena of presenting 2 molecules in the same compound is called as intramolecular hydrogen bonding.
This intramolecular is also called as intermolecular. This inside present है ना, तो intermolecular भी बोल सकते हैं हम इसको. तो दोनों ही केस में क्या होता है, जब सेम मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन का, तो जब सेम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है कोई भी एक कंपाउंड में, तो इंटरमॉलिक्यूलर या फिर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है. इंटर मीन्स इनसाइड. ओके. इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक एग्जांपल है सी ग्लाइकॉल. पता है आप लोगों को, CH2O H bonded with other CH2OH. इसमें भी अगर आप चेक करोगे तो सेम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट दिख रहे हैं, राइट. CH2 सेम है, OO सेम है, एंड ध्यान से देखोगे तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है. सो हाइड्रोजन भी है, दो मॉलिक्यूल्स सेम भी है, कुछ मॉलिक्यूल्स सेम भी है, इसकी वजह से ये है. ओके. Hydrogen bonding, let's check with H bonding and boiling point. So basically what happens, because of presence of hydrogen bonds, that time the compound becomes more stronger. Hydrogen bond होगा अगर किसी भी compound में, suppose an example of H2O, HOH. तो ये जो bond होता है ना हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में, इसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. सो बेसिकली अगर हमें हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना है तो हमें कितनी एनर्जी लगती है, दैट इज़ 40 किलो जूल्स पर मोल की एनर्जी अगर हम इस पर अप्लाई करेंगे इस बॉन्ड पे, दिस बॉन्ड्स, तो कहीं जाके हमारा बॉन्ड ब्रेक होगा, वरना इट वोंट ब्रेक. सो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है. बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ता है, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी लगती है. ओके. सो एक ये केस है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है क्योंकि हाइड्रोजन प्रेजेंट है. दूसरा एक केस होता है जब बॉइलिंग पॉइंट तब इंक्रीज होता है जब उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ जाए. अब सिंपल H2O है, ठीक है, HF है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जा रहा है, कंपाउंड का मास बढ़ रहा है HF में, NH3 देखो, HOH में देखो. सो हाइड्रोजन प्रेजेंट होने की वजह से ऑलरेडी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, अब मॉलिक्यूलर मास भी इंक्रीज हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा. ओके. एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होने की वजह से लिक्विड का विस्कोसिटी बढ़ जाता. हैव यू हर्ड दिस टर्म, विस्कोसिटी? विस्कोसिटी इज नथिंग बट आप लोगों ने हनी वगैरह देखा होगा कि वो थोड़ा गाढ़ा होता है, राइट. वो इजीली फ्लो नहीं होता. अगर आप पानी को फ्लोर पे गिरा दो या फिर कहीं पे गिरा दो तो वाटर फ्लो स्पीड में होता है, राइट. बट इफ आप वहीं पे हनी को ग्राउंड पे गिरा दो या फिर किसी भी एरिया में गिरा दो तो वो फ्लो कम होता है, एकदम स्लोली आगे बढ़ता है, राइट. क्यों होता है, क्योंकि वो थिक होता है. दैट मीन्स उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है. विस्कोसिटी इज नथिंग बट द थिकनेस ऑफ लिक्विड. ओके. एंड गैसेस के केस में अगर आप कभी भी फोर्सेस चेक करोगे, मीन्स आई एम टॉकिंग नाउ ओवरऑल इंटरमॉलिकुलर फोर्स, अगर ओवरऑल इंटरमॉलिकुलर फोर्स को आप कंसिडर करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि गैसेस में ये फोर्स बहुत ज़्यादा कम होता है. क्यों कम होता है या फिर क्यों वीक होता है, बिकॉज गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज़्यादा ही रैंडमली प्लेसेस पे होते हैं, फर्स्ट थिंग, एंड डिस्टेंस ज़्यादा होता है. तो इसकी वजह से क्या है, फोर्स कम होता है. जितना पास रहेंगे फोर्स उतना, मैंने बताया था, अट्रैक्शन होगा. बट जितना ही ज़्यादा दूर मॉलिक्यूल्स होते हैं उतना ज़्यादा रिपल्शन होता है. इसकी वजह से गैसेस में
फोर्स जो होता है इंटरमॉलिकुलर मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है या फिर कभी कभी वो नेग्लिजिबल होता है. ओके students, in lecture 1 and lecture 2 we have studied about the types of intermolecular force. In lecture 1 we have studied about dipole and ion dipole. From lecture 3 or from this lecture we have started with dipole-induced dipole, London forces and hydrogen. You go through the lecture. If you have any doubt, just let me know. I will clear your doubts. So here we are covering the overall types of intermolecular forces. Okay? Students, now we will check intermolecular force and thermal energy. So basically thermal energy क्या है? Thermal energy is the origin of kinetic energy. Means kinetic energy, that K is, this Ke is for kinetic energy. I hope that you all know the spelling of kinetic energy. That is Kinetic. Kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी हम क्यों बोलते हैं स्टूडेंट्स? काइनेटिक एनर्जी वी जनरली डिनोट फॉर द पार्टिकल्स. किसी भी एक मैटर के पार्टिकल के लिए हम काइनेटिक एनर्जी का टर्म यूज़ करते हैं, राइट? सो थर्मल एनर्जी इज द ओरिजिन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर दैट अराइजेस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल. सो जो भी काइनेटिक एनर्जी का ओरिजिन पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से होता है, दैट इज थर्मल एनर्जी, राइट? थर्मल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. Here you can see that I have mentioned that TE is directly proportional to T, capital T. This capital T denotes temperature. That may be increase in temperature or decrease in temperature. Vice versa हो सकता है. So यहाँ पे हमें पता है कि we have basically 3 states of matter. Which 3 states of matter we have, students? Yeah, basically we have solid state, liquid state and gaseous state, right? So इसकी वजह से क्या उसमें मॉलिक्यूल्स है उस स्टेट में, वहाँ पे मॉलिक्यूल्स का कुछ ना कुछ इंटरैक्शन होता है जिसकी वजह से एक और एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो है थर्मल एनर्जी. मतलब मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे हैं, मतलब एक पार्टिकल मूव हो रहा है. पार्टिकल मूव हो रहा है तो थर्मल एनर्जी आ जाएगी. थर्मल एनर्जी में थर्मल एनर्जी डिक्रीज कैसे होती है? मैंने बताया कि थर्मल एनर्जी टेम्परेचर से रिलेटेड है. मीन्स अगर थर्मल एनर्जी को कम करना है तो वी विल डिक्रीज द टेम्परेचर. डिक्रीज इन टेम्परेचर विल लीड्स टू डिक्रीज इन थर्मल एनर्जी. ओके? Intermolecular forces are very weak. Molecules do not come together to make liquid or solid unless thermal energy is decreased by lowering the temperature. That is, या फिर उसका मतलब क्या है? Because अगर molecules को साथ में आना है, कोई एक फोर्स में प्रोड्यूस करना है. बेसिकली अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स हमें कोई भी 2 पार्टिकल्स के बीच में लाना है तो उसके अंदर जो थर्मल एनर्जी उसको डिक्रीज़ करना पड़ेगा. जब तक थर्मल एनर्जी हम डिक्रीज़ नहीं करते तब तक इंटरमोलिकुलर फोर्स एक्ट नहीं होता. ओके? जब कोई सब्सटेंस गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाता है, उसके बाद सॉलिड स्टेट में जाता है, उस टाइम पे जो थर्मल एनर्जी है उसको हमें डिक्रीज करना पड़ता है. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है उसका इंक्रीज पैटर्न ऐसे है, गैस टू लिक्विड सॉलिड, एंड डिक्रीज पैटर्न है सॉलिड टू लिक्विड टू गैसियस. बट अगर हमें चेक करेंगे तो थर्मल एनर्जी जब गैस से लिक्विड की तरफ जाएगी या फिर सॉलिड की तरफ जाएगी तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो हमें इंक्रीज करना पड़ता है, राइट? देखो, इंक्रीज करना पड़ेगा. अगर गैसियस है तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होंगे तो चलेगा, लेकिन लिक्विड रहेगा तो हमें इंक्रीज थोड़ा फोर्स ज़्यादा होना चाहिए. सॉलिड रहेगा तो और ज़्यादा होना चाहिए, राइट? अगर हमें इंटरमोलिकुलर फोर्स को इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे? थर्मल एनर्जी को हम डिक्रीज करेंगे.
थर्मल एनर्जी डिक्रीज कैसे करेंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे, जिसकी वजह से गैसेस से लिक्विड में जब कन्वर्जन होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड फिर और थोड़ा कम करेंगे थर्मल एनर्जी को तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट जब हम केस लेंगे सॉलिड से लिक्विड एंड लिक्विड से गैसेस का, तब हमें थर्मल एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। क्यों हम इंक्रीज करते हैं, क्योंकि सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होते हैं बट लिक्विड में कम होते हैं। तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स को हमें इस स्टेज में डिक्रीज लाना है तो थर्मल एनर्जी सॉलिड में इंक्रीज होगी, फिर लिक्विड में और इंक्रीज होगी, जिससे वो गैसेस कन्वर्ट होगा और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पूरा खत्म हो जाए या फिर डिक्रीज हो जाए। तो बेसिकली अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा तो थर्मल एनर्जी कम होगी, थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स कम हो जाएगा, राइट। तो ये दोनों एक दूसरे से इनडायरेक्टली लिंक्ड है, ये ज़्यादा हुआ तो ये कम हो जाएगा, वो कम हुआ तो ये ज़्यादा, इससे वाइस वर्सा केस है। तो जब भी हम कन्वर्जन करेंगे गैस लिक्विड सॉलिड तक या फिर सॉलिड से लिक्विड या गैसेस तक, तो वी हैव टू मेक श्योर दैट हम हमारा थर्मल एनर्जी डिक्रीज या इंक्रीज किस पैटर्न में करना। अगर हम गैस टू लिक्विड एंड फिर सॉलिड में जाएंगे तो हमें इंटरमोलिकुलर फोर्स को इंक्रीज करना है, जिसके लिए हम थर्मल एनर्जी को डिक्रीज कर देंगे। बट जब हम सॉलिड से लिक्विड एंड लिक्विड से गैसेस में जाएंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स को रिड्यूस करना होता है, राइट। सो जब हम उसको रिड्यूस करने के लिए जाएंगे तो हमें हमारा थर्मल एनर्जी इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके, सो दिस वाज अबाउट इंटरमोलिकुलर फोर्स, उसके टाइप्स, फिर वो थर्मल एनर्जी से कैसे रिलेटेड है। ओके, आई होप दैट यू आर क्लियर विद द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी। सो बेसिकली हमने लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में क्या स्टडी किया, लिक्विड स्टेट पे। हम इतना ज़्यादा गैसियस स्टेट पे नहीं गए। सो अब हम गैसियस स्टेट लिक्विड स्टेट्स के कैरेक्टर्स वगैरह नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोगों को लेक्चर 2 में कवर्ड किए टॉपिक्स समझ में आए। एंड अगर आपको लेक्चर 2 में क्या चल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है तो फॉर दैट यू हैव टू वॉच आवर लेक्चर 1 एंड द लिंक फॉर द लेक्चर 1 you will get from our description box or from our channel Zeta Institute of Science. But if you have not subscribed our channel, then go and subscribe the channel first and click the bell icon. Thank you.